अस्सलाम वालेकुम। बैठक विद एहसन में आपको वेलकम करते हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम अरसे में रियल एस्टेट की सेक्टर में और सोशल मीडिया के सेक्टर में अपना नाम बनाने वाले हैं अब्दुल्ला लाखानी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लाखानी ब्रदर्स। डीएचए सिटी में मेनली ये काम करते हैं, जो कि हमारे साथ आज मौजूद हैं खुसूसी गुफ्तगू के लिए। तो वेलकम करते हैं अब्दुल्ला लाखानी साहब को। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एहसन। और थैंक यू सो मच, आपने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया और जिस तरीके से ये वर्ड्स यूज़ किए, इसमें कोई शक नहीं है कि आप माशाल्लाह बहुत कम अरसे में रियल इस्टेट में बहुत नुमाया आप भी हुए हैं। और जिस तरीके से आप सराह रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वैसे अब्दुल्ला भाई, आज एक तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के, क्योंकि आजकल इंडस हिल्स जो कि डीएचए सिटी में बहुत पॉपुलर हुआ हुआ है, उसके बावजूद आपके पास टाइम तो है नहीं, तो आप फिर भी आए। अब कुछ बताएं हमें, हमारे व्यूअर्स को, कि इंडस हिल्स और डीएचए सिटी है क्या? बेसिकली इंडस हिल्स जो है वो डीएचए सिटी कराची का एक और दूसरा फेस समझ लें, या एक और दूसरी अपॉर्चुनिटी समझ लें कराची और पाकिस्तान के सार्फिन के लिए। ये वो जगह है जहाँ पर इंशाअल्लाह ताला कि हम फ्यूचर के हवाले से अपनी इन्वेस्टमेंट और ज़बरदस्त तरीके से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। डीएचए सिटी कराची 2009 में यूजुअली लॉन्च हुआ था, और मैं बेसिकली इसके साथ मुंसलिक हूँ तकरीबन 2013-14 से। अच्छा, माशाल्लाह। और 2013-14 से आज तक की मेरी जर्नी बहुत हद तक डीएचए सिटी के साथ इन्वॉल्व रही। रियल इस्टेट में मैंने तकरीबन इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 10 से 11 साल अपने इन्वेस्ट कर चुका हूँ। और बस इंडस हिल्स के हवाले से जो आपने सवाल किया, वो ये है कि ये एक बहुत बड़ा मौका है कराची और पाकिस्तान के लोगों के लिए, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सिक्योर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और अपने घर बनाने की जिनकी ख्वाहिश है। 5 साल की किस्तों पे ये चीज़ आई है, तो जिनकी ख्वाहिश अपने घर बनाने की, अपने प्लॉट्स बनाने की, अपने, तो ये एक नादिर मौका है उन लोगों के लिए। डीएचए एक डॉक्यूमेंटेड जगह है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ये एक अपनी मिसाल आपको बताऊँ। अच्छा, तो सिर्फ आप ख़ास तौर पे डीएचए में ही काम करते हैं, या इसके अलावा और भी रियल एस्टेट कहीं आप जुड़े हुए हैं? हाँ, ये काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि, लेकिन मैं यूजुअली हर जगह ही काम करता हूँ, और पूरे कराची शहर में मैंने काम किया है। लेकिन क्योंकि जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखती है अपने लोगों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, वहाँ मैं कुछ ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ उस जगह को। और ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि मुझे डीएचए सिटी की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगी, तो मैंने वहाँ ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा उस पर हाईलाइट पे आ अच्छा, गया। क्या वजह? देखें, डीएचए सिटी देखा जाए तो सिटी से काफ़ी दूर भी है, जी। और जितने 12-13 साल में शुरू के सेक्टर्स में तो काम चल भी रहा है, स्कूल्स भी बन गए, रूट्स मिलेनियल स्कूल वहाँ पे आ चुका है, और फार्म हाउसेस भी बन गए हैं। बट आप क्या समझते हैं कि वो 100% लिवेबल कब तक होगा, कि देखिए, लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि क्या वजह है कि मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ, उसकी वजह प्लानिंग है। मैं मानता हूँ सिटी से वो दूर है, बट मलीर एक्सप्रेस वे भी एक हकीकत है। जिस दिन मलीर एक्सप्रेस वे आपका तैयार हो गया, डीएचए सिटी दूर नहीं रहेगा। और याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी में सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, टाइम भी इन्वेस्ट होता है। यूजुअली आप जिस जगह पे 5 साल पहले इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो 5 साल बाद ना उसकी वैल्यू वो रहेगी, ना पैसे की वैल्यू वो रहेगी। यूजुअली आप समझते हैं कि मैं इस वक्त ऐसे मिसाल देता हूँ कि 125 गज का आप आज की तारीख में 34 लाख या 32 लाख का प्लॉट ले लेते हैं 5 साल की किस्तों पे। ऐसा ही है। आगे 5 साल के बाद वो आपको 32-34 लाख आपके पास कैश पड़ा होगा, उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आपकी प्लॉट की सूरत में पड़ा होगा, तो कोई मुज़ायका नहीं है कि वो 70-80-90 लाख तक पहुँचा हुआ होगा। पर अगर आजकल के हालात की बात करें, जैसे प्रॉपर्टी पे रिवर्स आया हुआ है, हाँ। और लोग क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं, स्टॉक की तरफ जा रहे हैं, या गोल्ड ले रहे हैं, करेंसी ले रहे हैं, तो वो सारे फैक्टर्स भी तो हैं। हर मार्केट की अपनी एक मियाद होती है, एक वक्त होता है। उस वक्त के बाद एक उरूज और ज़वाल हर चीज़ को है दुनिया में। प्रॉपर्टी में भी यही हुआ। प्रॉपर्टी को एक बहुत बड़ा उरूज 2016 में मिला, 2020-21 में एक उरूज मिला, 2022 में, उसके बाद प्रॉपर्टी में डिप्रेशन आया। अगर ये उतार चढ़ाव ना हो तो आपको पैसा बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा। हम इस चीज़ को, जब भी डिप्रेस होती है प्रॉपर्टी, तो मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। मतलब मुझे, अगर
आपने अगर राइट टाइम पे एग्जिट किया है प्रॉपर्टी से, अव्वल तो कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी सिर्फ घर बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए ऐसा रहे, ही है। कुछ लोग उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते हैं, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करनी होती है। लेकिन जो लोग डिप्रेशन में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ टाइम की होल्डिंग के बाद वो जो बेच रहे होते हैं वो मल्टीप्लाई ज़रूर करते हैं। आपने नोटिस किया होगा 2016 में डीएचए अपनी पीक पे था और उसके बाद जाके हमें मौका मिला 2018-19 में जब डीएचए अपनी डिप्रेस पे था, और आज फिर हमें एक मौका मिला है कि अब फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, बट इस चीज़ पे तो वो लोग फंस जाते हैं ना जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। जैसे एंड यूज़र है, वो यही सोच के करता है कि ये मैं एक प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ टाइम बाद मुझे रिटर्न मिलेगा, और वो उसी टाइम पे डिप्रेस हो जाती है। ये बात आपने सवाल इतना अच्छा किया है और ये जवाब मैं चाह रहा था कि ये सवाल मुझसे कोई करे। याद रखिएगा, डीएचए प्रॉपर्टी या कहीं भी, यूजुअली किसी भी प्रॉपर्टी में जब भी कोई फंसता है वो इस चक्कर में देखा देखी में फंसता है। वो देखा देखी में ऐसे फंसता है कि सब बाइंग कर रहे हैं या सब एक पीक पे जा रहा हो, तो वो देखा देखी जो उसकी कोई- 2020-21 में बहुत हाँ, ज़्यादा था। वो देखा देखी थी, आप कि जिस बेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो सिर्फ देखा देखी पे कर रहे थे। और देखा देखी में जो पीक पे परचेजिंग कर रहा था, पीक पे आप किसी चीज़ पे भी परचेजिंग कर लें, गोल्ड पे पीक पे कर लें या किसी भी चीज़ पे पीक पे कर लें, स्टॉक में पीक में करें, तो वो तो एंड में आके उसे गिरना ही है। लेकिन जब आप बेस प्राइस से इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर और शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं होता, शॉर्ट टर्म से सट्टा होता है, और सट्टे पे अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है उसमें प्रॉपर्टी की कोई गलती नहीं है, आपकी सोच की गलती है। ऐसा ही है। अच्छा, तो अब इस चीज़ को आप कैसे कंपेयर करते हैं, बैरिया और डीएचए सिटी? देखें, ये दोनों एक बहुत बड़ी कंपैरिजन सोसाइटी है, बनता नहीं है, दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता। बट बहरिया हमारी जो आवाम है या हमारे जो व्यूअर्स हैं ये कंपेयर करते हैं इस चीज़ ठीक है, को। मैं कंपैरिजन के देता हूँ वैसे मैं इसको अगर आप एक जनरल पब्लिक के मैं पर्सपेक्टिव से, एक्सप्लेन भी करता हूँ कि कंपैरिजन क्यों नहीं बनता। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि बहरिया एक अल्ट्रा लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा नहीं होगा, और जिस तरह की सहूलत वहाँ दी गई है उसके हवाले से उसका कोई सानी नहीं है। इसकी एक अलग, मतलब आज अगर आप बहरिया में रह लें कुछ टाइम, तो आप शहर में शायद कहीं भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, ऐसा ही है। अगर आपको आदत पड़ जाए वो बहरिया की लिविंग की, जहाँ हर जगह ग्रीनरी है, हर जगह कुशादा रोड हैं, हर जगह आपको हर तरह की सहूलत मौजूद है, वॉक कर सकते हैं, किसी किस्म की टेंशन नहीं है आपको। लेकिन अगर आप डीएचए पे आते हैं तो डीएचए जैसी सिक्योर सोसाइटी कोई नहीं है, डीएचए में आपको डॉक्यूमेंट्स का कोई मसला नहीं है, डीएचए 100% लीज़ है, डीएचए एक मुस्तनद इदारा है जिस पे आप बाकायदा अपने पेपर्स जमा करा के लोन ले सकते हैं। तो उस दोनों में एक अलग अलग दोनों के बेनिफिट्स हैं। अब्दुल्ला भाई, हम सिर्फ लीज और डॉक्यूमेंट्स के अलावा की बात कर लेते हैं। हाँ, डीएचए में इतने सारे फेजेस भी हैं। अगर हम सिटी की बात करें जिसमें फ़ेज़ 1 से लेकर फ़ेज़ 8 तक वो भी डीएचए ही है, और वहाँ पे जो आजकल मसले हैं आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, किस हवाले से? जिसमें सिक्योरिटी आ जाती है, ठीक है। स्नैचिंग है वहाँ पे, ठीक है। फिर पानी नहीं है, फिर गैस नहीं है, और डीएचए भी हर साल टैक्सेस तो लेता ही है। नहीं, डीएचए में गैस नहीं है ऐसा नहीं, डीएचए में गैस है। सर देखें, पानी की बात आपने जहाँ तक की, तो इस वक्त जो हमारे न्यू एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे, मैंने ख़ुद वो प्रोग्राम अटेंड किया था जिसमें पानी का मसला इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हल करने की प्लानिंग चल रही है। मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ों में आप ये मानेंगे कि डीएचए बहरिया को जो आप कंपेयर कर रहे हैं, देखें हर किसी के अपने नॉर्म्स हैं, हर किसी के अपने बेनिफिट्स हैं, हर किसी जगह के अपने लॉसेस हैं, जब भी तो लोग वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। Exactly ऐसे ही है ना। तो लेकिन बात ये है कि आप अगर डीएचए की बात कर रहे हो, फ़ेज़ 1 to 8 तक बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई बात दूसरी नहीं हो सकती कि डीएचए में एक एलीट क्लास एक हाथ दौड़ से रह रही है। ऐसा ही है। ठीक है, देखें, आप वो डीएचए तो में कोई भी कारोबार ओपन कर लें, ठीक है, ऐसा ही आप है। कोई कैफ़े, आप चाय का होटल या किसी किस्म का कोई भी कारोबार ओपन कर लें, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी का, बहुत मुश्किल है अगर आपके प्रोडक्ट में दम ना हो, वो अलग बात है, यानी वो कामयाब ना हो, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वहीं देखें हर जगह की अपनी, मैं किसी किस्म की कोई नेगेटिव अप्रोच पे इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि दोनों जगह से हमारा कारोबार, हमारा रोज़गार मुंसलिक रहा है हमेशा से। और बड़े मुझे बुज़ुर्ग यही सिखा के गए हैं कि जिस जगह से कमाते हो रोज़गार उस जगह को कभी गलत ना कहो। तो मेरा एक सर हम देखें, हम गलत नहीं कह रहे। हाँ, देखिए, वहाँ भी माशाल्लाह से लोग रहते हैं और करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट एक है। अरसे से रहे एक काफ़ी टाइम हो गया। जब डीएचए
फेज़ 7 फेज़ 8 आबाद होने का टाइम था, तब वहाँ भी यही चीज़ें थी। आज भी मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर मेरे जो आपके तवस्सुल से नाजरीन देख रहे हैं, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात, आज भी आप DHA फेज़ 8 को कंपेयर करेंगे ना रेटों को, में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ सिर्फ फ्लैट आपको 14-15 करोड़ 10 करोड़ का मिलता है, लेकिन आप DHA में फेज़ 8 में प्लॉट लेने जाते हैं ना, वो भी आपको आज कम व बेश 500 गज का 5 करोड़ 7 करोड़ में मिल जाता है। एक एलीट लिविंग आपको मिल जाती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है आपको, इसमें कोई शक नहीं है कि हर जगह के अपने बेनिफिट्स लॉसेस हैं, लेकिन देखिए हर बंदे को एक नाम तो नाम है, मतलब आपके लिए, आपके हर जगह के लिए या कहीं भी आप इंट्रोडक्शन देते हैं, इतना बहुत है कि मैं DHA में रहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। आगे वो दूसरी बात नहीं पूछता ना, ठीक है आप कहाँ रह रहे हैं, अगर वो जवाब आ जाए कि मैं DHA में रह रहा हूँ, चाहे वो किसी भी फेज़ में रहता चाहे हो। वो किसी भी फेज़ में फेज़ रहा, 2 आपको में या फेज़, कहीं हाँ, एक आपके साथ एक, क्योंकि जाहिर सी बात जोड़ना। उसकी कोई वजह है तो जोड़ रहा है ना, उसकी कोई वजह नहीं होती तो जैसे क्यों? इसी भी एग्जांपल ले लेंगे, दारुल सलाम सोसाइटी है कोरंगी में, जो कि जी। बहुत पॉपुलर है। जी, बहुत अच्छी सोसाइटी, अच्छे घर बने हुए, लेकिन क्या है, नाम के साथ कोरंगी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। बहुत मैटर करती है ट्रू, चीज़ें। ट्रू। तो उसमें देखिए एक बहुत सी चीज़ें सिर्फ नाम और ब्रांड पे बिकती हैं, और आप इससे कई हद तक आपको एग्री करना पड़ेगा कि DHA का एक नाम तो है। नहीं है वो तो नो डाउट है, बट फिर अगेन कम टू DHA सिटी, हम उस पे। और बैरिया की अगर बात करें तो लोग कहते हैं कि बैरिया में लिविंग जो है महंगी है। आप खुद भी माशाल्लाह से रह चुके हैं बैरिया में, आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। तो आप इस चीज़ को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि बैरिया महंगा है दूसरी देखिए सोसाइटी से? बहरिया असल में उसकी वजह है वो जो देखिए, लोग, अच्छा, हम माजरत के साथ बैरिया की बात इसलिए करें, बैरिया भी एक रियल स्टेट में बहुत बड़ा नाम। तो आप जो पूछ रहे हैं ना कि ये महंगी लिविंग, हुआ ये कि ज़्यादातर लोग कराची में अजीज़ाबाद और कोरंगी और हुसैनाबाद और इन जगहों से आए ना। वो होता ये था कि उतरते ही किरियानी की दुकान होती थी, उतरते ही आपको बच्चे हम होते थे वो जाके चीज़ ले लेते थे। ये चीज़ें बहरिया में उतरते ही तो नहीं, रेजिडेंशियल एरिया अलग है, कमर्शियल एरिया अलग है, कमर्शियल एरिया एक स्पेसिफिक है, रेजिडेंशियल एरिया की अपनी स्पेसिफिकेशन है। लोगों को गाड़ी निकाल के, अपनी सवारी निकाल के जाना पड़ता है, और बहरिया को जो आना जाना अक्सर लोगों को गाड़ियों में करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का ये नज़रिया है कि यार यहाँ रहना महंगा यूँ हो जाता है कि हम तो आराम से कहीं भी शहर में जाते हैं, फ़ौरन से आपने बाहर किरियाने की दुकान है वहाँ से ले लिया। अब यहाँ से आपको पेट्रोल खर्च करके आपको कहीं स्टोर तक जाना है, तो उसकी जाहिर सी बात एक कॉस्ट पर लगती है। देखें, उन चीज़ों के लिए भी तो बैरिया ने फैसिलिटी दी है ना। हर प्रेसेंट में, क्योंकि बैरिया में प्रेसेंट चलते हैं, तो हर प्रेसेंट में शॉपिंग गैलरी दी है, जहाँ पे आपको मार्ट भी मिल जाएगा और मस्जिद भी है, ड्राई क्लीनर्स, मोबाइल शॉप, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बट फिर भी अगेन के लोग यही कहते हैं कि हमें गाड़ी तो निकालनी पड़ेगी घर से जाने के लिए। खैर, बहुत सारी रियल स्टेट की बातें हो गई अब्दुल्ला भाई। आज थोड़ी सी आपके बारे में बात करते हैं कि किस तरह ये रियल एस्टेट में आए, या पहले आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे, कब से काम शुरू किया, किस एज से प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की, क्या एजुकेशन वगैरह? प्रोफेशनल लाइफ तो मेरी जो है वो तकरीबन कोई 17-18 साल की उम्र से मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं अब्रॉड भी होकर आया, बाहर भी होकर आया, क्योंकि पहले पुश्तैनी तो मैं टेक्सटाइल से वाबस्ता था, टेक्सटाइल से मेरी वाबस्तगी थी। मैं अफ्रीका रहकर आया, उसके एक्सपोर्ट से मेरी वाबस्तगी थी। और उसके बाद जब मैं यहाँ आया कराची में मुझे प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा चार्म लगा, और उसमें मेरे हर तरह के शौक़ पूरे होते थे। उसमें जो जाहिर सी बात एक पब्लिक अपीयरेंस है, या सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये वीडियोस वगैरह में जो आया वो एक हमारे एक रिलेटिव थे जो बड़े सादे से हैं वो, और उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, और वो इन्वेस्ट उन्होंने कहीं गलत जगह पे कर दिया था। जब उन्होंने गलत जगह पे कर दिया तो मैंने एक एक्सपोज करने के इरादे से मैंने कहा यार ये चीज़ें मैं वीडियोस पे ज़रूर डालूं। वो पहली बार मैंने ऐसी कोई वीडियो बनाई, और वो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों के लिए, ऐसे ही सादे लोगों के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करूं जो बेचारे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इसी तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हुई, लोगों ने पसंद किया, और लोगों को मैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताता गया, लोग सराहते गए, और इसी तरीके से कारवां चल। नीयत ये थी कि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो, किसी के साथ कोई जो है गलत बयानी ना हो, और वही चीज़ मैं वीडियोस पे लाता गया। सर, पर आजकल के दौर में 2025 में, और स्पेशली जब से DHA सिटी आया और बैरी आया, रियल एस्टेट को एक अलग शक्ल मिली है।
वरना पुराने वक्तों में क्या होता था, वही छोटी सी रियल एस्टेट एजेंसी होती थी जहाँ पे वही पान गुटखा खाने वाले लोग बैठे होते थे जो आपको किराए की चीज़ें देंगे, सेल पर चीज़ देंगे। पर आजकल के दौर में आप ये समझते हैं कि ट्रेंड चेंज हुआ है रियल एस्टेट में, वो कोई बेहतरी आई है? हाँ, रियल एस्टेट में हमेशा से जो काम करने वाला था ना, जिसने रियल एस्टेट की साइंस को समझा, वो हमेशा रियल एस्टेट में कामयाब हुआ। रियल एस्टेट की साइंस ये थी कि रियल एस्टेट बेसिकली एक ऐसा काम है, अगर उसको सही तरीके से किया जाए तो बड़ा खिदमत वाला काम। यानी आप किसी को अपना घर दिलाते हैं, या किसी को अपने प्लॉट्स दिलाते हैं, या किसी को दुकान ऑफिसेज अपने कारोबार के लिए दिलाते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और वही साइंस है रियल एस्टेट की, कि उसमें बेसिकली कोई भी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट एजेंट के बिना आप ले नहीं सकते। ये कोई कानून ही बना हुआ है, कुदरत का कानून है कि रियल एस्टेट के बिना आप ले नहीं ये सकते। हर किसी का एक प्रोफेशन है ना। हाँ। अब एक डॉक्टर साहब जो खुद जाके रियल एस्टेट ले लेते हैं, बोलते हैं कि हमने डायरेक्टली ले ली, तो उनको ट्रांसफ़र वगैरह ये सारे मामलात में आके फंसते हैं। फिर लोगों की ये शिकायत होती है कि रियल एस्टेट एजेंट जो है टॉप लगाते हैं। तो भाई जब कमीशन, अगर आपकी नीयत है कि मैं कमीशन नहीं दूंगा इसको या मैं आधा दूंगा, तो इन द एंड रियल एस्टेट को या प्रोफेशन को ये करना तो पड़ेगा। देखिए, ये गलत है या सही है, आप इसके बारे में जाहिर बताएं। सी देखिए, अब रेल आप जिस तरीके से एक डॉक्टर ज़रूरी है, जिस तरीके से एक लॉयर ज़रूरी है, इसी तरीके से आपका एक फैमिली का रियल एस्टेट एजेंट भी होना ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। और रियल एस्टेट एजेंट आपके साथ जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और उसके साथ साथ अगर आप ये जो बात कह रहे हैं टॉप लगाने के हवाले से, देखिए ज़ाहिर सी बात है कि हम ज़्यादातर ना, एक तो एक अरसे से कमीशन को वैसे भी कोई ख़ास अच्छी चीज़ समझा नहीं जाता हमारे माशरे में कि यार, और जैसे दलाली कहा जाता हाँ, है इसको। लेकिन उसको अगर थोड़ा बहुत, ज़ाहिर सी बात है कि उस मयाद के मुताबिक अगर दे दिया जाए तो उसको भी ज़रूरत नहीं है टॉप लगाने की। बहुत लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, ये इसमें ऐसा नहीं है नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो माशाल्लाह से आप जितना भी कहें कि वो उस पर टॉप लगाने, बल्कि मार्केट में हम एक दूसरे से कितना हमारा लेन देन होता है, हम एक दूसरे को साफ साफ गोई से बता देते हैं और एक दूसरे को अपने क्लाइंट्स तक शेयर कर देते हैं। तो ऐसा भी तो है ना। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर हम ट्रस्ट नहीं करते। तो हर जगह हर तरह के लोग हैं। बहुत से लोग मार्केट में ऐसे होंगे जिन पर आप ट्रस्ट नहीं करते, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन पर मैं ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन बहुत से लोग हैं जिसमें हम अंदर ट्रस्ट करते हैं। तो हर जगह हर तरह के लोग मौजूद हैं। अच्छा, तो शुरू से जैसे तो अपने फैमिली बिजनेस आपका टेक्सटाइल ही रहा है, तो पहली जॉब या पहला काम आपने क्या किया? पहली जॉब मेरी कॉल सेंटर से थी। पहली जॉब मैंने कॉल सेंटर में की थी। एक कैनेडियन कैंपेन थी मेरी। और किस एज में आपने किया? 15-16 साल की एज में, मैं मेरे ख्याल से उस वक्त मेरी बस अर्ली एज ही थी, और मैं इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी थी। एजुकेशन एजुकेशन साथ साथ चलती रही? साथ साथ चलती रही, बिल्कुल साथ साथ चलती रही। मुझे बेसिकली वकील बनने का, लॉयर बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन क्योंकि मुझे बेसिकली कारोबार की तरफ भी बहुत ज़्यादा मेरा रुझान रहा, तो उसको तो मैं लॉयर को तो कंप्लीट नहीं कर, अपनी उसमें वकालत की डिग्री को तो कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाके मैंने जितना भी हो सका अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री मैंने कंप्लीट की, और फिर उसके बाद मुसलसल मैं कारोबार की तरफ आ गया। अच्छा, तो जब आप बाहर गए थे जैसा कि आपने बताया, तो वहाँ आपका क्या था, आप क्या करने के लिए गए थे? बाहर मैं एक्सपोर्ट के सिलसिले में गया था, लाखानी किस के। कंट्री में? मैं अफ्रीका गया था, और घाना में मैं मुकीम था। एवरी कोस्ट और घाना, पहले मैं एवरी कोस्ट गया था, वहाँ से फिर मुझे मार्केट घाना की ज़्यादा अच्छी लगी, जो कि आकरा उसका शहर है, मेन सिटी आकरा में मेरा ऑफिस होता था, मेरा वेयर हाउस होता था। और मेरे दो सिलसिले थे, एक तो स्पोर्ट्स आइटम और दूसरा टेक्सटाइल की फील्ड मेरी अपनी थी। तो ये दोनों काम मैं वहाँ करता था, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत ज़्यादा मिला। लेकिन ये वही बात है, अपना मुल्क अपनी मिट्टी जो है वो खींच लाती है। तो देखें, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, हाँ। और आप बाहर जाके भी वो मौका छोड़ के पाकिस्तान है, तो क्यों? हाँ, क्या बात है ये इसके बात पीछे? सच है कि मुझे आप बाहर कुछ टाइम के लिए तो रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा के लिए बाहर रह नहीं सकता। मुझे पाकिस्तान बार बार खींच लेता है, और पाकिस्तान में हम चाहे कुछ, मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ें हमें अभी उस पर काम करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह जो ये नई जनरेशन है, जो इंशाल्लाह ताला लोग आ रहे हैं, और जिस तरह के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बेहतरी भी ज़रूर आएगी, और मेरी एक उम्मीद है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अपना मुल्क, अपनी मिट्टी, एक मेरी छोटी सी छोटी सी ज़िंदगी है, वो माँ से भी दूर रहो, बहन भाइयों से भी दूर रहो, अपने दोस्तों से भी दूर रहो, और सिर्फ एक पैसे कमाते एक आप चले जाओ,
तो ये ज़िंदगी मुझे समझ नहीं आई, तो इस वजह से मैं वापसी आ गया। कोई ऐसा वाक़या जो आप हमारी यंग जनरेशन के साथ, आने वाली नस्ल के साथ शेयर करना चाहें? लोग हमारे यहाँ हिम्मत बहुत जल्दी हार जाते हैं। ये तो है। आप और मैं इसकी बहुत वो है कि हमने बहुत कम मार्जिन से और कम एज से शुरुआत की है, और इसमें मैं आपको भी बहुत अर्ली आपके कैरियर से जानता हूँ और आप भी मुझे जानते हैं। लोग हिम्मत बहुत जल्दी हार जाते हैं और हमारे यहाँ मेहनत को ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। हम और आप भी किसी एक डील में ही मिले थे और ऐसा ही। हमारी दोस्ती हो गई। और आपने डील में हमारी लड़ाई भी होने लगी थी जो क्लाइंट के पीछे, लेट सवेर खैर होने पे। लड़ाई तो नहीं थी वो मतलब लड़ाई तो देखिए, आपके साथ कहीं वो भी एक नहीं थी। प्रोफेशनल कह सकते हैं हाँ, वो एक टाइम, और ज़ाहिर उसके सी बाद बात है। हमारी ऐसी दोस्ती हुई हाँ, कि रोज़ साथ क्योंकि उठना बैठना। हमारा और आपका एक दूसरे पे भरोसा ही था ना, जो हम एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और आपने कितनी बार मुझसे क्लाइंट्स शेयर किए, मैंने आपसे शेयर किए। उसकी देखें, आपने वाकया पूछा और मैं इस पे एक मेहनत से रिलेटेड बताता हूँ। मैं एक जगह काम करता नहीं था, एक सोसाइटी में गया और मेरे वहाँ एक रिलेटिव का कोई प्लॉट था और इन्वेंट्री थी। तो मुझे नहीं पता था कि वो इस पे काम कैसा है क्या है, बस मैंने यूजुअली एक वीडियो बना के वहाँ पे डाल दी। जब मैंने वहाँ वीडियो बना के डाली है और वो इतनी वायरल हुई और उसमें इतना, मतलब सिर्फ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से मैंने डाल दी, क्योंकि मुझे अपने उस रिलेटिव की चीज़ इन्वेंट्री बेचनी थी। मैंने उसकी वो 2 इन्वेंट्री तो बेच दी, लेकिन उस सोसाइटी में मेरे पास 70 से 75 इन्वेंट्री और आई जो मैंने बेच दी। और उस सोसाइटी में सिर्फ कदम रखते ही और एक थोड़ा सा मैंने उसको मेहनत की है, और थोड़ा सा वो मेहनत भी क्या करेंगे, अल्लाह का फ़ज़ल है। तो उस पे मुझे इतना बड़ा रिस्पांस मिला कि वहाँ के मैं टॉप डीलर्स में से एक हो गया। माशाल्लाह। तो मेहनत कभी ना छोड़ें, और आपका जो पैशन है, जैसे कि रियल एस्टेट मेरा पैशन है, और आपका जो पैशन है उस पर काम करते रहें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अच्छा, आजकल की हमारी जनरेशन को ना इजी मनी चाहिए, जैसे व्लॉगिंग, या बहुत सारे हमारी यूट्यूबर इंडस्ट्री को आप देख लेंगे, फैमिली व्लॉगिंग, और इतना सब कुछ दिखाना, गाड़ियाँ, घर, बंगले, पैसा, या शादियों में पैसे उड़ाना। तो हमारी जनरेशन उस तरफ बहुत जा रही है, मेहनत से दूर होते जा रहे हैं। वो बोलते हैं हम इतना पढ़ लिख के कहीं भी जॉब करने जाएं, 50-60 हज़ार, 1 लाख से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर हम यही मोबाइल पकड़ के खड़े हो जाएं तो एक अच्छी इनकम है। तो इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है, और नज़रिया ये है कि अब आजकल जो एक देखा देखी वाला हिसाब किताब है, लोग अपने अंदर झांकना बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने सबको उसके हिसाब से एक टैलेंट दिया है। सबको अल्लाह ताला ने, आपको कोई टैलेंट दिया है, कुछ मुझे दिया है, कुछ किसी को, कोई जाहिर सी बात है कैमरे के आगे बोलना जानता है, कोई तो कैमरे के में एडिट करना जानता है, कोई जानता है कि उसको फिल्माया कैसे जाए, कोई जानता है कि उसका कंटेंट कैसे बनाया जाए। तो हर किसी की अपनी एक फ़ील्ड होती है। जैसे हम रियल एस्टेट को जानते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन को जानता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर किसी की अपनी अपनी एक फ़ील्ड होती है। थोड़ा सा अपने टैलेंट को पहचानें। ये नहीं कि फ़लाँ को देख रहे हैं कि वो ज़रा वायरल हो गया तो आपने भी वायरल, अपने अंदर झांकें कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत क्या दी है। आपको बोलने की सलाहियत दी है, आपको लिखने की सलाहियत दी है। अगर आप अपनी सलाहियत को पहचानेंगे ना, जैसे आप मछली, अगर मिसाल के तौर पे कोई घोड़ा मछली को देखे और वो तैर रही है तो घोड़ा भी तैरना शुरू कर दे, तो ये तो कोई ये हिमाकत वाली बात है। अल्लाह ताला ने सबको सबका टैलेंट दिया है। मैंने अपने अंदर के इंसान को, अपने टैलेंट को पहचाना, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं अगर किसी और को देख रहा होता और मैं उसकी नकल कर रहा होता तो मैं हमेशा एक एवरेज इंसान बन के रह जाता। अच्छा, वैसे और आज आप हमारी लोकेशन के बारे में क्या कहेंगे? ये ज़रा आजकल बकरा ईद का सीज़न आ रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए, और एक कैटल फार्म पे हमने अपनी लोकेशन को किया कि हम यहाँ पे आके बैठे और बातें करें। तो ये कैसा लगा नहीं, आपको वैसे? बहुत ज़बरदस्त आपने उसको बड़ा साफ़ सुथरे तरीके से, और मैं देख रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त टीम आप लोगों की यहाँ काम कर रही है, और जिस तरीके का मुनज़्ज़म निज़ाम है आप लोगों का, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। और मेरे ख़्याल से मैं पहले तो हैरत में पड़ गया कि ये आप मुझे कहाँ बुला रहे हैं, और उसके बाद जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर इंतज़ाम लगा। और मैं लोगों से भी कहूँगा कि बेसिकली ये टीजे कैटल फार्म है, और आप लोग यहाँ आएँ, और अगर आप लोग अपने लिए एक बकरा ईद के हवाले से ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। पूरे कराची में ऐसा मुनफरद फार्म आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैंने नहीं देखा, और मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि अच्छी जगह है, और जिस तरीके से आप लोगों ने वेल मेंटेन साफ़ सुथरी जगह इस हवाले से रखी हुई है, तो पता नहीं आप लोग जब कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें वाकई साफ़ सुथराई होती है तो वो किस लेवल का होगा। ये तो वैसे भी आप लोगों ने बड़ा निज़ाम ज़बरदस्त रखा हुआ है यहाँ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी और आपके टाइम का भी। पर। थैंक यू सो मच फॉर, इंशाल्लाह आगे आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। थैंक आप यू सो मच। भी हमारे
देखने वालों को, सुनने वालों को कहिएगा कि ईमान प्रॉपर्टी नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, ईमान प्रॉपर्टी नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करें। ये बहुत लोग मेहनती लोग हैं और आपको वक्तन फ़वक्तन नई नई अपडेट्स आगा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।